हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उस पर अपन बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। करंट टाइम में 171 रुपये के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। और ये जो स्टॉक है बेसिकली ऑटोमोबाइल वगैरह उसके अंदर सेक्टर के अंदर काम करता है, ट्रक वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसका। और इस स्टॉक के अगर मैं आज अपन इस स्टॉक के बारे में इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपको इसका एक मिल जाए आपको आइडिया कि आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने अगर इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको करंट टाइम में क्या सिचुएशन बन रही है। इस वीडियो के बाद में आपको एंट्री बना के रखनी है, एग्जिट करना है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टॉक के मार्केट कैप की। तो 50,285 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप होता है तो वो एक लार्ज कैप की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद में इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करूँ तो वो 21 के ऊपर चल रहा है। और इसके कंपैरिजन में अगर सेक्टर के पी की बात करूँ यहाँ पे, तो सेक्टर का पी यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल का पी भी बोलते हैं इसको, तो 33 के ऊपर चल रहा है और स्टॉक का पी 21 के ऊपर चल रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर के पी से कम है तो वो अपने लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देख भी लीजिए, 33 का पी रेशियो सेक्टर का चल रहा है और स्टॉक का पी 21 के ऊपर चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसकी फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू देखिए 1 के ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले ही स्टॉक के अंदर स्प्लिट हुआ था या फिर बोनस हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो फेस वैल्यू है वो कम हो गई है और उसके कंपैरिजन में जो प्राइस है वो भी कम हो गई है। अशोक लेलैंड जो स्टॉक है इसकी प्राइस पहले बहुत ज़्यादा चलती थी और स्प्लिट बोनस जो भी मिला है उसकी वजह से स्टॉक की फेस वैल्यू भी 1 आ गई है और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कम हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टॉक की फेस वैल्यू अगर 10 चल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले टाइम में अगर चाहे तो वो अपने आप को 10 टाइम कम के अंदर स्प्लिट कर सकता है। यानी किसी स्टॉक की अगर 100 रुपये प्राइस चल रही है और फेस वैल्यू अगर 10 के ऊपर चल रही है तो वो अगर स्प्लिट होगा तो 10:1 के रेशो में अगर स्प्लिट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने प्राइस को 10 के ऊपर लेके आ सकता है और फेस वैल्यू 1 हो जाएगी उस कंडीशन। अगले पॉइंट की बात करूँ तो वो है दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी 3.87 चल रही है और ये बेसिकली हमें बताती है कि जो कंपनी है इसके ऊपर कर्जा कितना चल रहा है। तो 3 के ऊपर चल रही है तो ये भी ज़्यादा नॉर्मली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.66 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू का ये होता है कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना अपने लिए अच्छा माना जाता है। इस प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर बुक वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करें तो बुक वैल्यू यहाँ पे 30 के ऊपर चल रही है, 30 रुपये बुक वैल्यू चल रही है। और बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। मैंने आपको बता भी रखा है कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्टॉक की प्राइस जो चल रही होती है, इन फ्यूचर में अगर कंपनी कभी क्रैश कर जाती है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक बिल्कुल नीचे लोअर सर्किट लग जाता है और आता है, तो आपको एक निश्चित अमाउंट तक तो आपको मिल जाएगा उस कंपनी के अंदर से, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी की, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, और 171 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। इन फ्यूचर में अगर ये कंपनी कभी क्रैश कर जाती है और नीचे आ जाती है तो नीचे भी आपको 30 रुपये पर शेयर का आपको तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, या फिर उसका 30 रुपये तो आपको उसके मिलेंगे एक शेयर के। तो यही होता है कि बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा माना जाता है। अगली मैं बात कर लेता हूँ करंट रेशियो के बारे में। और करंट रेशियो जो चल रहा है इस कंपनी का 1.10 के ऊपर चल रहा है। करंट रेशियो बेसिकली 2 के आसपास होना चाहिए, और अगर 2 है तो बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा बहुत सा ऊपर नीचे होता है तो कोई भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है। और करंट रेशियो का मतलब होता है कि, और 2 के आसपास का करंट रेशियो अच्छा समझा जाता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट के एसेट कितने उनको अगर करंट की लाइबिलिटी के साथ में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा करंट का रेशियो निकल के आ जाता है। यहाँ पे 1.10 के आसपास चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा करंट रेशियो है। अगला अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 7,298 करोड़ का चल रहा है और नेट प्रॉफिट 2,565 करोड़ का चल रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते किसे हैं? कंपनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको, जो टोटल सेल्स हो रही है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर सेल्स से अपन डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इनडायरेक्ट के एक्सपेंस होते हैं उस कंपनी के, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अपन जब सेल्स से डिडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट रहता है तो उसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो यही होते हैं नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
तो यहाँ पे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ इस तरीके से चल रहे, तो पॉजिटिव के अंदर है, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। अगला अपन बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट भी जितना ज़्यादा होता है उतना अपने लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे 61.5% का डिविडेंड पे आउट चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट जितना चल रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी उतना का उतना डिविडेंड लोगों को, अपनी जो टोटल ग्रोथ हो रही है उसका उतना परसेंट डिविडेंड जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड के रूप में दे रही है पैसा। यानी कि सपोज कीजिए इसका डिविडेंड पे आउट 61.5 चल रहा है, तो अपनी जो टोटल अर्निंग हो रही है कंपनी की उसका 61.5% जो पैसा है वो पैसा लोगों को डिविडेंड के रूप में कंपनी दे रही है अपने इन्वेस्टर को। अगला मैं बात कर लेता हूँ क्विक रेशो की। क्विक रेशो 1.10 के ऊपर चल रहा है और ये 1 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन 1.10 चल रहा है तो क्विक रेशो बहुत ही अच्छा है। और इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्विक रेशो बराबर जो होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको क्विक रेशो को इसी से निकाला जाता है और 1 के आसपास ही होना चाहिए। अगला मैं बात कर लेता हूँ इंडस्ट्रियल पीबीवी की। तो इंडस्ट्रियल पीबीवी जो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं इसको, और ये इंडस्ट्री का पीबीवी जो होता है, जो कंपनी का पीबीवी है उससे बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री का पीबीवी यहाँ पे 6.15 है और इस कंपनी का जो पीबीवी है 5.65 है। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि इंडस्ट्री का पीबीवी जो है इस स्टॉक के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6.15 के ऊपर इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो स्टॉक का पीबीवी से इंडस्ट्री का पीबीवी ज़्यादा, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। तो अब तक अपन ने कितने सारे पॉइंट पढ़े, बहुत सारे ऑलमोस्ट देख लिए और सारे अपने को पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ अब अपन बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री का पीई और जो सेक्टर का पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू। मैंने पिछली बार प्राइस टू बुक वैल्यू बताया था, प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात कर लेते हैं। तो पी की बात करूँ तो स्टॉक का पी 21 के ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्री के पी की बात करूँ तो वो 33.3 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इसके अंदर इंडस्ट्री का जो पी होता है वो बेसिकली स्टॉक की पी से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसी कंडीशन फुलफिल भी हो रही है कि 33.3 के ऊपर इंडस्ट्री का पी चल रहा है और स्टॉक का पी जो है 21.3 के ऊपर चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी बुरी बात नहीं इसके अंदर। तो फंडामेंटल तो सारे मेरे को पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लास्ट में प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं, और प्रमोटर की होल्डिंग जो चल रही है यहाँ पे 51.5% के ऊपर चल रही है। 50 के आसपास होनी चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से आसपास या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 51 है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। फंडामेंटल अपन ने सारे एनालाइज कर लिए, तो सारे मुझे पॉजिटिव साइन देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कंपनी के बारे में आप यहाँ पे आके स्कैनर के ऊपर आके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में कुछ प्रॉन्स और कॉन्स पॉइंट भी है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बातें भी है, देख लीजिए। डेब्टर डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 45.9% टू 36.1 डे। और उसके बाद में कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 82 डेज टू 65.2 डेज, यानी कि इन्होंने अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है इसको भी रिड्यूस किया है। इसके बाद में इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है, उनको देख लीजिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.66 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि इसके बुक वैल्यू से 5.66 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.25% ऑन ओवरऑल लास्ट 3 ईयर, यानी कि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 सालों की जो है 5.25% कम आई है। तो ये इसके 2 नेगेटिव पॉइंट है और 2 पॉजिटिव पॉइंट है, तो इनको आप कंसिडर करके चलिए। अच्छा, अब अपन इस कंपनी के कुछ थोड़े बहुत से और फंडामेंटल देख के फिर अपन बढ़ते हैं टेक्निकल एनालाइज की ओर। इसके अंदर जो बिग शार्क है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, सबसे पहले जो है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 2%, इन्होंने 2% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। SBI ग्रुप ने 1.65 का है, और वहीं पे HDFC ग्रुप ने 1.59% की होल्डिंग जमा रखी है अपने अंदर। इसके अंदर इसका अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो लगातार इसका वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा है, और जब लास्ट मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि अशोक लेलैंड -0 पार्टनर टू डिप्लॉय ऑटोनोमस ट्रैकिंग सॉल्यूशन। तो इस न्यूज़ को आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है शायद आपके लिए। और यहाँ पे अगली बात है कि 100% इसको लोग इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसके बाद में इसके रेवेन्यू वगैरह को आप यहाँ पे देख लीजिए। रेवेन्यू जो है बढ़ा हुआ आया है एनुअल बेस के ऊपर, क्वार्टर बेस के ऊपर भी रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी लगातार, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर थोड़ी बहुत सी कमी आई है।
नेट प्रॉफिट को अगर आप क्वार्टर बेस के ऊपर देखेंगे तो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, और एनुअल बेस के ऊपर अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, बहुत शानदार वाली। नेगेटिव रिटर्न चल रहा था और अभी पॉजिटिव आ गया प्रॉफिट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट की अपन बात कर लेते हैं और उसके अंदर सेल्स को अगर बात करूँ तो सेल्स जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में कमी आई है, लेकिन एनुअल बेस के ऊपर सेल्स की बात करूँ तो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं और बैलेंस शीट के अंदर अपन को करंट के एसेट और लाइबिलिटी को देखना जरूरी रहता है। करंट की लाइबिलिटी की बात करूँ तो पिछले साल 18,625 करोड़ 15 करोड़ की लाइबिलिटी थी, इस साल 22,454 करोड़ की हो गई है, यानी कि लाइबिलिटी के अंदर बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे करंट के एसेट की बात करूँ तो पिछले साल 18,614 करोड़ के थे और इस साल 24,243 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे करंट की लाइबिलिटी और करंट के एसेट दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन करंट के एसेट जो है वो लाइबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये भी अपने लिए एक अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो बता दी मैंने 51% की है। तो फंडामेंटल तो मुझे इस कंपनी के बहुत अच्छे लगे हैं। चलिए टेक्निकल की बात कर लेते हैं और टेक्निकल के अंदर सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि अपन को पता चल सके कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर कैसे ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर कैंडल ओपन कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसके अंदर अच्छे खासे साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस जगह पे इसका एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप दिख भी रहा होगा कि करंट टाइम में ये सपोर्ट बन गया है। पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट बन गया है। इस जगह पे इसका सपोर्ट बन रहा है। फर्स्ट वाला इसने रेजिस्टेंस बनाया था, इसके बाद में सेकंड वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, अब इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट बना के स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप उसको ध्यान में रखना है, सपोर्ट को तोड़ दिया है तो अब इसका नेक्स्ट वाला जो टारगेट होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है इसका आपको देखने को मिलेगा 187 से 190 की प्राइस के आसपास। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और करंट टाइम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह से भी प्राइस जो है लौट के आई थी, तो ये भी आपका रेजिस्टेंस बन रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इसके जो इंडिकेटर है वो तो हमें यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर MACD को आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है और ये बढ़ने का साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे इंडिकेशन मिलते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस बनाया था उसको बिल्कुल एक्यूरेट ये चल रहा है। उसी के आधार पे ऊपर देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बार बार स्टॉक नीचे आ रहा था। इस जगह पे भी इसने सपोर्ट बनाया था 157 के आसपास, और अब स्टॉक जो है मैंने ऊपर का ये जो सपोर्ट बनाया इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है 171 को। तो नेक्स्ट टारगेट आपको इसको 187 या 190 के आसपास बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। MACD जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसने क्रॉस कर दिया तो पॉजिटिव साइन दे रहा है। RSI जो चल रहा है 55 के आसपास चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। कुछ और इंडिकेटर है, देखिए बुलिंगर बैंड पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद में अलग अलग मूविंग एवरेज को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे 9, 44, 21, 88 और इन सारे मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई कर लिया और बुलिंगर बैंड को हटा दिया। तो सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे देख लीजिए कि सब जो हैं पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ 88 का मूविंग एवरेज जो है वो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, लेकिन वो भी कुछ दिनों में पॉजिटिव हो जाएगा। इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसको जो मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे हैं उनकी अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मनी सबसे पहला रेजिस्टेंस 172 के ऊपर है, उसका टारगेट, उसके बाद में उसका सपोर्ट आपको 169 का लगाना है। 174 का सेकंड रेजिस्टेंस है, 168 का उसका स्टॉप लॉस लगाना है, 175 के ऊपर थर्ड टारगेट और 166 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो इनके द्वारा बताए गए, लेकिन मैंने जो आपको बताया उनको आपको ध्यान में रखना है। कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है, आप करंट टाइम में एंट्री कर सकते हैं। 190 के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आई थिंक इसके बारे में आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। अगर अभी भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।